नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सबको मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ आज का दिन हम सब के लिए प्रेरणादायी दिन है, खुशी मनाने का दिन है, क्योंकि आज के दिन मान्यवर कांसीराम साहब का जन्म हुआ। वो मान्यवर कांसीराम साहब जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपने माँ बाप को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और आजीवन शादी ना करने का, परिवार में ना रहने का संकल्प लिया। और उस समाज को जो कभी शासक हुआ करता था, उसको वापस शासक बनने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने अपना जीवन में ऐसा एक निर्णय लिया कि पूरा जीवन अपना इस देश के बहुजन समाज के लिए लगा दिया, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए और रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। उन सबको एकजुट करके जहां एक तरफ बामसेफ बनाई, DS4 बनाई और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई। और वो जो सपना था बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम साहब को लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। हुक्मरान बनाने का मतलब केवल ये नहीं था कि सत्ता पाले। हुक्मरान बनाने का मतलब शायद ये भी था ताकि तमाम तरह के जो संसाधन हैं उसमें कैसे हमारी भागीदारी हो। सत्ता के अंदर, सत्ता का मतलब केवल शासन चलाने वाली मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, विधायक, सांसद नहीं हुआ करते, बल्कि उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जुडिशरी, उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है और बाकी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है, वो है डीलिमिटेशन। आज भारत की सरकार डीलिमिटेशन करने जा रही है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिस सामाजिक न्याय का एक रास्ता बना कर गए, हमारे लोगों के पढ़ने लिखने का रास्ता खोल कर गए, हमारे लोगों को संसद विधानसभाओं में जाने का रास्ता बना कर गए, हमारे लोगों को MP, MLA, काउंसलर, इन सब के साथ साथ वो हमारे को डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बनाने का रास्ता बना कर गए। और उस रास्ते को हमारे अनेकों महापुरुषों ने बाद में आगे बढ़ाया। लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब आए और उन्होंने देखा कि इस रास्ते में धीरे धीरे प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़े पैमाने पर प्रोग्रेस हो सकती है, बड़े पैमाने पर बहुत बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुजन समाज का निर्माण किया, जिसमें तमाम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज से उन्होंने नए नए लोगों को एक नेता के तौर पर तैयार किया, उनको कैडर दिया, प्रशिक्षण दिया और एक बहुजन समाज, एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प किया और उसको साकार करके दिखाया। 4 बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री जब बना दिया तो उसी सत्ता के माध्यम से अनेकों स्कूल, अनेकों कॉलेज, अस्पताल खोले, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल खोले। तो ये आप सोच के देखो, अगर आपको किसी बच्चे की फीस जमा करनी पड़ जाए, अगर आपके पास कुछ गरीब बच्चे आ जाएं और कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से चंदा करके, अपने जेब से करके 2 का, 3 का, 4 का, 5 बच्चों की मदद कर सकते हैं। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज़ है, एक कलम से सरकार, एक निर्णय से करोड़ों बच्चों की फीस माफ़ कर सकती है, करोड़ों बच्चों के पढ़ने लिखने का इंतजाम कर सकते हैं, उनके हॉस्टल का इंतजाम कर सकते हैं, उनके लाइब्रेरी का इंतजाम कर सकती है। अगर बहुजन प्रेरणा स्थल, सामाजिक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक प्रेरणा स्थल, परिवर्तन स्थल अगर लखनऊ के अंदर बना और नोएडा के अंदर प्रेरणा स्थल बना, साथ ही साथ जिस तरह नोएडा का विकास हुआ, गोमती नगर का विकास हुआ और पूरे UP का विकास हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम जो डेवलपमेंट एक योजना बनाकर, तो इस तरह की योजनाएं सत्ता से बन सकती हैं। सत्ता चाहे तो, जहां आज चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, जंगल है, सरकार चाहे तो एक कलम से उसको हरा भरा बना सकती है, एक कलम से एक विकसित शहर के रूप में तैयार कर सकती है। और सरकार चाहे तो यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम संवैधानिक जगह पर सभी जाति, सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी दे सकती है। लेकिन आज जहां आज केंद्र की सरकार डिलिमिटेशन करने जा रही है, आप देख रहे हैं कि साउथ के कई स्टेट इस बात का विरोध कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन में अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर सीटें तय होंगी तो निश्चित तौर पर, चूंकि साउथ के अंदर ज़्यादा लोगों ने पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया है, तो उन्होंने फिर अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया और नियंत्रित करने की वजह से साउथ की जनसंख्या नॉर्थ इंडिया के
कंपैरिजन में कम हो गई है। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से डिलिमिटेशन होता है तो साउथ की सीटें संसद की कम हो जाएंगी और उत्तर भारत की संसद की सीटें कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में मुझे माननीय कांसीराम साहब को उनके जन्मदिवस पर याद करते इसलिए खुशी हो रही है कि वो जो कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस नारे से पूरे भारत को नीला कर दिया था। और उसके बाद जनता दल की सरकार दबाव में आई और मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की घोषणा 7 अगस्त 1990 को हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज तमाम क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के लोग भी नौकरियों में आ गए हैं। क्योंकि आप देखिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर कभी प्रोफेसर नहीं बनते थे पिछड़े वर्ग के लोग, लेकिन 2007 में ओबीसी का रिजर्वेशन वहां लागू हुआ तो आज अनेकों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लगे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर। वो अलग बात है कि वहां पूरी तरीके से कब्जा आरएसएस बीजेपी का है, तो वहां जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं जो आरएसएस के थ्रू हो रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर लग रहे हैं वो सारे बीजेपी के कोटे से लग रहे हैं, और उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसीलिए मुझे याद आता है माननीय कांसीराम साहब का नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं समझता हूं अगर जनता के जो सेंसस होने वाला है जनसंख्या का, उस सेंसस में अगर जाति की गणना हो जाए, जिसकी डिमांड लंबे समय से चले आ रही है कि जाति की गणना होनी चाहिए और उसमें पिछड़े वर्गों की भी जाति की गणना होनी चाहिए। जब पशु पक्षियों की अगर गणना हो सकती है तो फिर ओबीसी के लोगों की जाति की गणना करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि अगर जाति की गणना होगी तभी तो पता लगेगा कि उन ओबीसी के लोग कितने लोग सत्ता में, उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको कितनी हिस्सेदारी मिली, और शासन के साथ साथ उनकी बाकी जो एकेडमिक्स हैं या जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके अंदर उनको कितनी हिस्सेदारी मिली, व्यापार में, संसाधनों में उनको कितनी हिस्सेदारी मिली, नौकरियों में उनको कितनी हिस्सेदारी मिली, आर्थिक क्षेत्र में वो कहाँ हैं, व्यापारिक क्षेत्र में वो लोग कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए जाति की गणना होना बहुत ज़रूरी है। और जाति की गणना के साथ साथ जब जाति की गणना हो जाए तो डिलिमिटेशन में उसी वक्त पिछड़े वर्गों के लिए भी राज्यसभा और लोकसभा और नीचे फिर एमएलए की सीट के लिए उनकी भी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। जब उनका भी रिजर्वेशन होगा तो सही मायने में देश में जाति के हिसाब से अगर सब लोगों को हिस्सेदारी सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर और तमाम क्षेत्रों में मिल जाए तो सामाजिक न्याय भी होगा और निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर कुछ ही जाति के लोग आगे बढ़ जाएं, बाकी मेजोरिटी पीछे छूट जाए, तो दुनिया के मुकाबले पर भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता। भारत आज रिवर्स गियर में चल रहा है पिछले 30 सालों से। चूंकि आपको याद होगा 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के सामने भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, जिस दिन मत और मतांतर यानी कि धर्म, जनता धर्म को जिस दिन और सरकारें धर्म को जिस दिन देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन देश की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। आज तो सत्ता चारों तरफ हिंदू मुसलमानों नफरत की बातें कर रही है, धर्म के आधार पर पूरे देश में लोगों को बांट रही है, जाति के आधार पर उन्मूलन, जाति के आधार पर लोगों के साथ शोषण बढ़ता जा रहा है। कभी चाहे बिहार की जो भी लेटेस्ट घटना हो, रोहतास जिले की, चाहे अभी लेटेस्ट मेरठ जिले की घटना हो, चाहे मथुरा जिले की घटना हो, चाहे राजस्थान की अनेकों घटनाएं या मध्य प्रदेश की अनेकों घटनाएं हों, ये तमाम घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं जाति और धर्म के नाम पर हम देश को अंधकार में डाल रहे हैं और हमने धर्म को देश से ऊपर मान लिया है। और जिस देश के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेते हैं वो देश अपनी आज़ादी खो देता है। इसी मायने में हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो चिंता जो संविधान सभा के सामने उन्होंने 25 नवंबर 1949 को रखी थी, उनकी वो चिंता, उनका वो डर आज सच साबित हो रहा है। ये तो बकवासबाजी है जो आज केंद्र की सत्ता की पार्टी कह रही है 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा। भारत विकसित भारत नहीं बन रहा है। आप देश को गड्ढे में डाल रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और चारों तरफ आप एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां धर्म और जाति के नाम पे नफरत बढ़ रही है और ये नफरत देश को जला देगी। और उधर आप महाबोधि महाविहार पे कब्जा करके बैठे हैं और दूसरी तरफ अपने धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं,
अरे दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो, दूसरे धर्म की आस्था की भी इज्जत करो, जाति की जनगणना कराओ और डिलिमिटेशन में सीट्स रिजर्व कीजिए, लोगों की जाति के हिसाब से उनको उनका हिस्सा दे दीजिए, तब मान्यवर कांसीराम साहब का भी सपना पूरा होगा। और मैं समझता हूँ ये देश निश्चित तौर पर, जब देश के सभी नागरिक चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, जब वो सब तरक्की करेंगे तो पूरा देश तरक्की करेगा। जब केवल कुछ एक दो जाति के लोग तरक्की करेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में लिखने वाले लोग, आलोचना और समालोचना करने वाले लोग, मैं समझता हूँ आज के दौर में उनके बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन जरा सोच के देखो किस वक्त उन्होंने क्या निर्णय लिया। कहाँ उन्होंने 60 के दशक में और उस वक्त मिशन मूवमेंट की शुरुआत की, 70 के दशक में बम सेफ बनाया और अपनी नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा और संकल्प लिया जीवन में शादी नहीं करेंगे, किसी के जीवन जन्मदिन पर नहीं जाएंगे, किसी की डेथ पे नहीं जाएंगे और पूरा जीवन अपना कोई जमीन नहीं खरीदेंगे, कोई बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे और पूरा जीवन अपना पूरा इस बहुजन समाज को उनकी हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित कराने में लगाएंगे। तो जब आदमी कुछ निर्णय लेता है, कोई काम करता है और उसके लक्ष्य कई सारे होते हैं, कुछ लक्ष्य पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं हो पाते हैं, तो आलोचना करने से पहले जरा सोचिए क्या जो वो करके गए, जो उन्होंने करके दिखा दिया, क्या हम करके दिखा पाए। वो अलग बात है कि जो उन्होंने ऑब्जेक्ट तय किया होगा, जो एम्स ऑब्जेक्ट तय किए होंगे, उसमें से कुछ अचीव किया होगा और कुछ उनके सक्सेस के द्वारा रास्ता भटक जाने की वजह से बाकी का रास्ता रुक गया, चाहे वो रिवर्सल गियर में क्यों ना चला गया हो, चाहे आज आप ये कहें कि इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ जो उन्होंने कर दिखाया, हमें ये देखना होगा उनकी सोच कितनी विस्तृत रही होगी, वो क्या और अचीव करना चाहते होंगे, किस तरह सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहते होंगे। लेकिन समय कम रहा होगा, समय से पहले उनका जाना और उनका जो उद्देश्य रहा होगा पूरा नहीं हो पाया। आज हम आलोचना करें उसकी बजाय इस बात की सीख लें कि जो वो करना चाहते तो वो तो हम करें, और जो सलाम दे रहे कि ये भी होना चाहिए था, तो उन क्षेत्रों में भी हम लोग भी अपनी खुद की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और उन क्षेत्रों में काम करके उसको साकार करें और तमाम समाज के लोगों को उनकी हिस्सेदारी भागीदारी दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। तो मैं समझूंगा कि हम सही मायने में, सच्चे मायने में मान्यवर कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं पुनः आप सब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर सबको अपार शुभकामनाएं देता हूं, उनके अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।